नमस्ते सलावत्सली मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, डॉक्टर डीकेएस आधिकारिक तौर पर अब एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल चुके हैं। हालांकि उनकी ये नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी शेड्यूल और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में देरी का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वो किस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ये इनकी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि वे तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के विकास में तेजी लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजस मार्क 2 को 2025 के अंत तक रोल आउट किया जाना है और 2026 तक इसकी पहली उड़ान भी करनी है। यही दोस्तों, एएमसीए प्रोग्राम भी उनके लिए चैलेंज होगा, जिसे कैसे वो हैंडल करते हैं ये आने वाले वक्त में हमें पता चल पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि 850 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत वो एक्स बैंड में स्वदेशी मल्टी फंक्शन रडार की सप्लाई करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये जो रडार सिस्टम है वो नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स, जिसे कि हम NGMVs कहते हैं, उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इंडियन नेवी के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया ये मल्टी फंक्शन रडार, इसके इंटीग्रेशन से जो हमारे वेसल्स हैं वो सतह के लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं, उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स की हमला करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, जिसे कि DRDO ने तैयार कर रखा है और कहा जा रहा है कि अब आकाश जो सिस्टम है वो धीरे धीरे जो हमारे फॉरवर्ड बेस पर इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी जगह लेना शुरू कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो आकाश लॉन्चर है उसमें एक ट्रेलर भी है, जिसे कि टाटा के ट्रक के द्वारा खींचा जाता है। इसके अलावा LNT के सहयोग से डिजाइन किए गए एयरफोर्स लॉन्चर में मिसाइल का एक सेट भी है। साथ ही इसमें एक कंट्रोल सेंटर, बिल्ट इन मिशन गाइडेंस सिस्टम और C4I यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सेंटर भी शामिल है। दोस्तों, आकाश मिसाइल बैटरी की लॉन्चर की अगर बात की जाए तो इसमें एक लॉन्चर होता है और 3 रेडी टू फायर मिसाइलों का एक सेट होता है और साथ ही एक राजेंद्र रडार भी इसमें शामिल होता है। बता दें कि आकाश के कम से कम 96% जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें देश में ही विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, F-35 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कुछ खबरें अमेरिका की तरफ से आई हैं, जिसमें कहा गया है कि पेंटागन अब भारत को F-35 लाइटनिंग 2 का एक पोटेंशियल ऑपरेटर मानता है, भले ही भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एरो इंडिया 2023 में जब F-35 फाइटर जेट को प्रदर्शित किया गया था तो ये एक तरीके का सिग्नल था भारत के लिए, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है जो कि एक तरफ S-400 को ऑपरेट कर सकता है तो दूसरी तरफ F-35 को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही पेंटागन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि दोनों को अलग अलग जगह तैनात करना, वो भी बिना एक दूसरे को क्रॉस किए बगैर, ये भारत की क्षमता बढ़ा सकता है। ये नहीं दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये भी खबर आई है कि भारत F-35 को चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सकता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में। वहीं एयरफोर्स अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन को नॉर्थ से वेस्ट के बीच तैनात कर सकती है, जिसमें कि कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी दोनों की। अगर बात की जाए टर्की की, तो उन्होंने कहा कि टर्की एक छोटा देश है, तो ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि उनको F-35 भी दिया जाए और वो S-400 का भी इस्तेमाल करता रहे। पेंटागन के जो अधिकारी है उनका कहना है कि F-35 की जो बिक्री है वो अभी टेबल पर नहीं है। हालांकि उन्होंने केवल इसका एक सजेशन दिया है भारत को, जिसमें कि भारत एक तरफ F-35 और दूसरी तरफ S-400 को डिप्लॉय कर सकता है, वो भी अलग अलग रीजन में। साथ ही पेंटागन ने कहा कि अगर भारत दोनों को अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय करता है तो इससे ऑपरेशनल इंटीग्रिटी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की, वो भी कहीं नहीं जाएगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका का ये सजेशन अच्छा है, मैं इसका विरोध नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपको लगता है कि F-35 जब भारत में आ जाएगा तो अमेरिका भारत पर और ज़्यादा पुख्ता नज़र रखना शुरू कर देगा? आपको लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से F-35 भारत को दे देगा S-400 के होते हुए? हालांकि उसने बड़ा गेम प्लान यहाँ पर सेट किया है कि भारत एक तरफ यानी कि चाइना के खिलाफ F-35 को तैनात कर सकता है, तो पाकिस्तान के खिलाफ S-400 को, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। लेकिन अंदर की चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा अगर सोची जाए तो ये भारत के पक्ष में नहीं होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कॉस्ट नेगोशिएशन जो कमेटी है उसने भारत के लिए 31 MQ-9B ड्रोन्स की जो कीमत है उसे फाइनलाइज कर दिया है और अब रक्षा मंत्रालय इसे वित्त मंत्रालय को भेजेगा। और एक बार ये जो एक्सपेंडिचर अप्रूवल है वो पूरा हो जाता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजेगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका की तरफ से भी इसे लेकर एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत MQ-9B डील को अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर तक पूरा नहीं करता या साइन नहीं करता, जो जनरल एटॉमिक्स है जो कि इसके मैन्युफैक्चरर है वो इसकी प्राइस को यानी कि इसकी कीमतों को रिवाइज कर सकती है, यानी कि इनकी कीमत बढ़ा सकती है। ये जो 31 ड्रोन्स हैं उनमें से 15 मैरिटाइम सर्विलेंस के लिए भारतीय नौसेना को मिलेंगे
और 8 ड्रोन भारतीय सेना को मिलेंगे बॉर्डर सर्विलांस के लिए, और बाकी के जो 8 हैं वो इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे, वो भी स्ट्राइक मिशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत के पास कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है और भारत की योजना तो है इसे शामिल करने की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा भी है। हालांकि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा यहाँ पे सजेशन दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास C-17 एयरक्राफ्ट है। अगर इसमें 1000 किलोमीटर वाली निर्भय एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लगाया जाए तो भारत का ये काम आसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो C-17 है उसका कार्गो भी लॉन्ग रेंज मिसाइलों को कैरी कर सकता है, जो कि आसानी से इन क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। साथ ही ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकता है, वो भी मल्टीपल यानी कि एक साथ कई लॉन्ग रेंज मिसाइलों के जरिए। इसके अलावा C-17 एयरक्राफ्ट दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी बाहर निकालने का काम कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO के प्रमुख की तरफ से कहा गया है कि स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम को भारतीय नौसेना की INS कलवरी सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाएगा 2026 से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रोजेक्ट 76 का जो डिज़ाइन फेज है वो 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा और पहली सबमरीन 2030 तक तैयार हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इटली दोस्तों कतर के लिए एक सीक्रेट पनडुब्बी तैयार कर रहा है और पहली बार इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि कतर इटली से 2 सबमरीन्स खरीदने की योजना बना रहा है। हालांकि इसके बारे में जानकारी काफ़ी कम थी, लेकिन इन पनडुब्बियों की कुछ तस्वीरें पोलैंड में मैस्पो अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन में लगाई गई हैं। कतर जिन 2 पनडुब्बियों को खरीदेगा उसमें इटली के बारगोमे में M23 SRL के द्वारा तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसमें C डिज़ाइन का एक मॉडल भी दिखाया गया है। M23C सीरीज़ की जो पनडुब्बियाँ हैं उसे इटली की नौसेना के स्पेशल फोर्सेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि M23C सीरीज़ की पनडुब्बियाँ ही कतर खरीद रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की स्वदेशी कंपनी DTEC 360 ने पीक पॉट्स तैयार किए हैं जो 0 से कम तापमान वाले वातावरण में रहने की स्थितियों में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। तो देखिए क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स के बहुत चैलेंजेस हैं, अपने बिल्कुल अलग तरह के चैलेंजेस हैं। वहाँ पर हर जगह मोटरेबल रोड्स नहीं है, तो बहुत हैवी, बहुत कम्बसम स्ट्रक्चर्स जाने की दिक्कत है और बहुत टाइम लगता है उनको बनाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आज की तारीख में जिस स्पीड से हो रहा है उससे बहुत कम टाइम के अंदर ये चीज़ अचीव करी जा सकती है जो हमारा प्रोडक्ट करेगा। बहुत मतलब सीमेंट वर्क, कंक्रीट वर्क का यूज़ होता है जिसको ऑफकोर्स करने में टाइम, लागत सब आती है। एंड हीटिंग के लिए जनरली केरोसिन बेस्ड हीटर्स होते हैं जो अंदर की एयर भी ख़राब करते हैं, महंगे भी पड़ते हैं और रोज़ की लॉजिस्टिक्स केरोसिन ले आने की बड़ी दिक्कत है। टॉयलेट्स के लिए जनरली ओपन में जाना पड़ता है और इट्स ओपन टाइप टॉयलेट्स होते हैं, ओपन डेफिकेशंस रहती हैं। एंड स्टोरेज, मूवेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, हीटिंग, टॉयलेट्स, इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कत है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसने इन सब विषयों का ध्यान रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है और टोटली ये 100% रिलोकेटेबल है, पोर्टेबल है, 4-6 घंटे में लग सकता है, 4-6 घंटे में उतर सकता है। टोटल वेट 900 kg है। हर पीस 900 kg का खुल के 30 kg ईच का बन जाता है। तो 30 बैकपैक्स, 30 kg का एक बैकपैक्स आराम से जो ट्रांसफ़र किया जा सके, आप इसको खोल के 4-6 घंटे में खोल के आप इसको दूसरी जगह 2-4-5 किलोमीटर के रेडियस में या 10 या 20 कुछ भी है कहीं भी शिफ्ट करना है, म्यूल्स पे ले जा सकते हैं, बैकपैक्स पे ले जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई केरोसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल जनरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सारा हीटिंग सिस्टम सोलर रेडिएशंस को गैदर करके, सेव करके यूज़ किया जाता है, जब -40 से +15 डिग्री तक इसको रखा जाता है। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।